Okay. Hey, hello everyone. Namaskar. So welcome to the third lecture of electrochemistry. So in the previous lectures we have learned what an electrochemical cell is and what are the things that we'll be studying in electrochemistry. And in the previous lecture we have also discussed the standard EMF of a cell, how a cell is represented, how we find out the standard EMF, what is standard reduction potential, what is standard oxidation potential. So today we will be talking about EMF, electromotive force, okay, or we can also say cell potential. How to find out cell potential at the different concentration. See, when we see in the last lecture when we were finding out standard EMF, in standard EMF what we did, we fixed certain terms. For example, concentration, we fixed the concentration at 1 molar. Okay, we fixed the temperature at 298 Kelvin. What if we change these parameters? अगर मैं इनका वैल्यू चेंज करूँ तो क्या इससे सेल पोटेंशियल में फर्क आएगा? क्या इससे सेल पोटेंशियल में फर्क आएगा? मेरे को लगता है आएगा, ठीक है। तो अगर सेल पोटेंशियल में फर्क आता है तो कितना आता है और कैसे आता है? क्या सेल का पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? These are the certain things that we will be discussing today. Apart from this, हम लोग Nernst equation भी डिस्कस करेंगे, one of the most important topic, ठीक है, जिससे हर साल इनफैक्ट क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है हर ऑल्टरनेटिव ईयर में, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हम EMF से, ठीक है। पिछले क्लास में स्टैंडर्ड EMF देख लिया था, आज देखेंगे EMF, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। EMF क्या होता है? EMF कोई बोल सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तो तुम्हें फिजिक्स में भी मिल गया है शायद, EMF, isn't it? लेकिन केमिस्ट्री के टर्म्स में समझते हैं EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। EMF is the maximum potential difference. It is the maximum potential difference between two electrodes of a cell. अभी हम अपने सेल में अलग अलग इलेक्ट्रोड्स ले रहे थे ना। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? कोई भी मेटल का प्लेट, ठीक है, तो अलग अलग मेटल का अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। तो दोनों जो भी कैथोड और एनोड में जो भी हम लोग मेटल ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, उन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं EMF. It is the maximum potential difference between two electrodes of a cell. जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा EMF, है कि नहीं? तो आज अपन देखेंगे इसी चीज को, ठीक है। It is the maximum potential difference between two electrodes of a cell. Apart from this, EMF हमें और भी कुछ बताता है। क्या बताता है? बोलो। About the spontaneity of a cell. मतलब EMF को अपन E cell बोल के भी डिनोट करते हैं। E सेल, ठीक है, ई सेल। अभी अगर ई सेल का कुछ कंडीशंस होता है, ठीक है ना। ई सेल 0 से कम हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, या फिर 0 के बराबर हो सकता है। बात को समझो। EMF of a cell can be 0, can be greater than 0 and can be less than 0, ठीक है। It helps us determine, E cell helps us determine whether a particular cell is galvanic or not, spontaneous or not, ठीक है ना। खुद से वहां से हमें करंट मिलेगा कि नहीं। अगर E cell greater than 0 होता है तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है, ठीक है। ये जो भी सेल है उसमें से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। अगर E cell less than 0 हो जाता है, ठीक है, E cell EMF अगर less than 0 हो जाता है तब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, लेकिन हमें बाहर से भी इस पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाहर से भी वर्क करना पड़ेगा एंड इन दैट केस क्या होता है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, ठीक है। और ई सेल अगर 0 होता है, अगर EMF ऑफ सेल 0 होता है, तो इस वाले केस को अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। हमें आज पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ ई सेल के बारे में, ठीक है। ई सेल कैसे आता है, ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ई सेल। तो ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक बढ़िया
बढ़िया सा इक्वेशन है, बढ़िया सा लंबा सा चौड़ा सा इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है नर्न्स इक्वेशन, ठीक है ना, नर्न्स इक्वेशन। जिसने पढ़ लिया है थोड़ा सा तो उन्हें पता रहेगा अभी नर्न्स इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो देखते हैं क्या होता है नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन, ओके, NERNST, नर्न्स इक्वेशन। अभी जो नर्न्स इक्वेशन है ये होता है तुम्हारा E cell is equal to standard EMF of a cell minus 2.303 RT divided by N into F into log concentration of product upon concentration of reactant base 10। ये होता है हमारा नर्न्स इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा लंबा लग रहा है, थोड़े से ज्यादा टर्म्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन ई नॉट सेल तो पिछले क्लास में हमने निकालना सीख लिया था, राइट। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। आर क्या होता है, कोई बताएगा? आर क्या होता है? क्लास 11 से पढ़ रहे हो तुम लोग। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है? यस समबडी टेल मी। 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है क्या? अलग अलग वैल्यू होता है बाय द वे, तो हम लोग ये जूल पर मोल केल्विन में लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? कुछ नहीं, केल्विन में लेना है टेम्परेचर को। एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है। एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, that is shared in between the cathode and anode, in between the anode and cathode। anode से निकलता है ना, cathode में जाके घुसता है, anode and cathode। F क्या है? F होता है Faraday's constant, ठीक है। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलम मानेंगे, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 96,400 समथिंग होता है, हम लोग 96,500 कूलम मान के चलेंगे, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ P क्या होता था? ये क्या है? ब्रैकेट में P, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में जो R लिखा हुआ है वो क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया हमारा भारी सा नर्व्स इक्वेशन, ठीक है। E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log concentration of product by concentration of reactant। ये हो गया हमारा नर्व्स इक्वेशन। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब एक चीज है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? देखो देयर इज अ थिंग ना, यहाँ पे हमें इस फॉर्मूला में बहुत सारे वेरिएबल्स है, बहुत सारे कांस्टेंट्स है। देखो क्या क्या है। एक तो तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि हमेशा फिक्स रहेगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, राइट। फिर आ जाता है तुम्हारा फराडे, ठीक है ना, फराडे जिसका वैल्यू कितना है? 96,500 कूलम। फिर आ जाता है तुम्हारा स्पेसिफिकली टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता है, पर क्या होता है तुम्हारे बुक में, तुम्हारे एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे आता है, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हम टेम्परेचर को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन आता है तो मैं अभी एक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ, हम वो वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर में अगर कुछ छेड़छाड़ होता है, अगर 298 केल्विन नहीं है, 300 केल्विन है, कुछ भी है, ठीक है, तब हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम राइटिंग इट डाउन पे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है यहाँ पे, वेट अ मोमेंट। ठीक है, सी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E cell is equal to
E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log base 10 log concentration of product by concentration of reactant base 10। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, provided if the temperature is 25 degree Celsius or 298 Kelvin। ठीक है, if temperature is 298 Kelvin or 25 degree Celsius, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा तो आसान बन जाएगा, राइट। इतने बड़े बड़े नंबर से हमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट। 1.314 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 96,500 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, isn't it? ठीक है, तो यहाँ से हम देखो, तुम खुद घर में जाके कैलकुलेट कर लेना, R का वैल्यू ले लेना, R का वैल्यू 8.314 ले लेना, ठीक है। टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन ले लेना, ठीक है। फराडे का वैल्यू 96,500 कूलम ले लेना, ठीक है। जब तुम ये वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करोगे तो यही आएगा 0.0591 अपन n आएगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज मेकिंग द इक्वेशन अ बिट सिंपल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, राइट। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। एक दो क्वेश्चन करते हैं, पिछले सालों के क्वेश्चन करते हैं, तब ज्यादा आसान लगने वाला है, ठीक है। करके देखते हैं, राइट। तो आप पुटिंग इट ऑफ, नोट इट डाउन, चलो। So here's the first question. Question number 1. Find the EMF of the given cell. Find the EMF of the given cell at 298 Kelvin. ठीक है, एक सेल दिया रहेगा जिसका EMF निकालना है हमें 298 केल्विन पे, ठीक है। जिंक breaks down into Zn2 plus 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे, एंड कॉपर डैनियल सेल के लिए चलो शुरू करते हैं पहले 0.01 मोलर गिविंग अस Cu। ओके, ठीक है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल शायद हमें पता है, लेकिन क्या था जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल? यस, क्या था? -0.76 वोल्ट था, राइट। और कॉपर का क्या था? कॉपर का क्या था? +0.34 वोल्ट था, राइट। ओके, अभी हमें इस सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल नर्स इक्वेशन क्या था हमारा? नर्स इक्वेशन, वेट अ मोमेंट, नर्स इक्वेशन मैं ऊपर लिख लेता हूँ नर्स इक्वेशन को, ठीक है। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of product by concentration of reactant base 10, ठीक है। ओके, मैं ये वाला इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ नर्स का? क्योंकि टेम्परेचर कितना दिया है? 298 केल्विन। जब भी 298 केल्विन देंगे हम ये वाला से करेंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला से नहीं कर सकते हैं। 10 मिनट ज्यादा लगेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, राइट। ठीक है, तो हमें निकालना है ई सेल। इस क्वेश्चन में हमें ई सेल निकालना है, दैट इज ईएमएफ, राइट। ओके, ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ई नॉट सेल चाहिए हमें, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड इन बिटवीन द एनोड एंड कैथोड चाहिए, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो चलो दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ई नॉट सेल चाहिए और एन चाहिए। कैसे मिलेगा ई नॉट सेल और एन? चलो देखते हैं, ठीक है। पहले तो अपन क्या करेंगे, इसके रिएक्शंस लिखेंगे। कैसा था इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैसा होता था? इधर लिखता हूँ, ठीक है। Zn क्या होता है? Zn ब्रेक्स डाउन इनटू Zn 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एट द सेम टाइम Cu2+ क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और कॉपर बना लेता है। ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन था और ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन था। अभी अगर मैं कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाऊं तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? Zn plus Cu2+ giving us Zn2+ plus Cu, ठीक है। ये हो गया हमारा हाफ सेल रिएक्शन और ये हो गया हमारा कंप्लीट सेल रिएक्शन। ध्यान से देखो एक चीज को यहाँ पे, ये जो हमारा N है, N था क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड।
इन बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड कितना होगा 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है वही तो उधर एक्सेप्ट हो रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है राइट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में हो जाएगा 2 ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2 अभी ध्यान से देखो ये तो चलो 2 हो गया फिर इनॉट सेल भी तो निकालना है इनॉट सेल कैसे निकाल देते हैं हम लोग इनॉट सेल इक्वल टू कैसे निकाल देते हैं इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड करते थे कैथोड कौन होगा इस वाले केस में कैथोड ये है ना है कि नहीं कौन कॉपर है ना कैथोड राइट तो कैथोड पे कॉपर है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है प्लस 0.34 है राइट और एनोड का तुम्हारा जिंक होता है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है -0.76 -0.76 यहां से हमें क्या मिल जाएगा यहां से हमें इनॉट सेल मिल जाएगा दैट विल बी प्लस 1.10 वोल्ट ठीक है ये निकालना सीख लेना ठीक है काफी इजी है इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनॉट राइट माइनस इनॉट लेफ्ट अरे राइट में जो भी है उसको लेफ्ट वाले के पोटेंशियल से माइनस कर दो ठीक है तो उससे हमारा इनॉट सेल आ जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाएगा ठीक है तो हमें जो चाहिए था ऑलरेडी मिल गया है एन नहीं पता था हमें एन निकाल लिया हमने ठीक है इसके बाद हमें क्या नहीं पता था हमें नहीं पता था इनॉट सेल भी निकाल लिया है राइट तो अभी हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है ठीक है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ पे चलते हैं ठीक है यूजिंग नर्म्स इक्वेशन we have what do we have in Nernst equation E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n log P upon R concentration of P upon concentration of reactant E naught cell कितना मिला हमें 1.1 ठीक है minus 0.0591 divided by n कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए ठीक है लॉग अब यहाँ पे देखो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बोला है ना न्यूमरेटर में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन है जिंक के आयन से ना जिंक का कितना कंसंट्रेशन है 0.1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे Cu+ जो कि है 0.01 मोलर 0.01 मोलर ठीक है ओके फाइन यहां से हम लोग कैलकुलेट करके देखते क्या आएगा 1.1 एक काम करेगा 0.0591 को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.06 लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 2 राइट इसके बाद क्या आएगा यहां पे log 0.1 को क्या मैं 1/10 लिख सकता हूं 0.1 को लिख सकता हूं राइट एंड नीचे जो 0.01 है मैं उसको 1/100 लिख सकता हूं इजंट इट फाइन चलो 1.1 माइनस 0.06 अपन 2 इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 3 टाइम्स 6 होता है ना तो ये 0.03 हो जाएगा लॉग ये 10 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100 ऊपर चला जाएगा तो 100/10 हो जाएगा तो यहां से देखो 1.1 माइनस 0.03 ये 10 टाइम्स 100 होता है यहां पे बेस 10 था log 10 बेस 10 हो गया अब ध्यान से देखो log 10 बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है दैट इंप्लाइज 1.1 माइनस 0.03 into log 10 बेस 10 का वैल्यू हो गया 1 तो यहां से हमें आंसर मिलेगा 1.1 माइनस 0.03 कितना होगा 1.08 होगा राइट 1.08 वोल्ट ओके so from here what we can see the EMF of this cell this zinc copper cell is 1.08 volt for the given concentration अगर zinc का concentration 0.1 मोलर है कॉपर का कंसंट्रेशन अगर 0.01 मोलर है तो ई सेल का वैल्यू होगा 1.08 वोल्ट ठीक है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे क्या दिख रहा है कम हो गया स्टैंडर्ड कितना था स्टैंडर्ड इनॉक्स सेल था स्टैंडर्ड 1.1 वोल्ट था ठीक है फाइन कुछ गलत किया है क्या हमने 10/100 100 ऊपर गया 10 ठीक है सही है ओके तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप दिस इज क्लियर राइट चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन में चलते हैं
find the EMF of the cell at 298 Kelvin. Find the EMF of the cell 298 Kelvin. चलो इस बार हम लोग लेते हैं सिल्वर इधर प्लस 0.2 मोलर ले लेते हैं इसको, फिर इधर हम लोग ले लेते हैं सिल्वर ही लेते हैं। चलो ओके फाइन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का कितना होता है 0.80 वोल्ट होता है शायद, राइट। ठीक है, इस बार हमने क्या किया इस सेल में, कैथोड और एनोड दोनों में ही हमने सिल्वर ले लिया है, दोनों में, ठीक है। कैथोड में भी सिल्वर लिया है, एनोड में भी सिल्वर लिया है। फाइन, इस बार क्या होगा तो फिर पहला चीज तो ध्यान से समझो, ऐसे केसेस में जहां पे एनोड और कैथोड दोनों में हमने सेम इलेक्ट्रोड लिया है, उसमें स्टैंडर्ड ईएमएफ हमेशा जीरो होगा, ई नॉट सेल हमेशा जीरो होगा। कैसे होगा देखो, पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या फिर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब ध्यान से देखो, दोनों केसेस में ही, ठीक है ना, दोनों साइड में कैथोड में भी तुम्हारा Ag है, राइट, Ag है, और इधर भी हमारा एनोड में भी Ag ही है, मतलब सिल्वर ही है। तो बेसिकली दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है, कितना है 0.80, इधर 0.80, दैट इज इक्वल टू 0। बात को समझ रहे हो, जब भी सेम इलेक्ट्रोड लेंगे हम लोग दोनों तरफ में, ठीक है ना, दोनों कंटेनर में अगर हम लोग सेम इलेक्ट्रोड्स लेंगे, देन हमेशा क्या होगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 0 होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें यहाँ से मिल गया 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं, ठीक है ना, Ag is breaking down into Ag plus 1 electron, right? Ag plus is exactly 1 electron, isn't it? Giving us Ag। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 ही होगा, है कि नहीं। Ag plus giving us Ag plus Ag, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल जा रहा है 1। ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो ई नॉट सेल तो चलो 0 हो गया है, ठीक है, ई नॉट सेल हो गया 0। ई सेल क्या होता है ये निकाल लेते हैं। ई सेल यूजिंग नर्न्स इक्वेशन वी हैव, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0. अच्छा, ये भी तुम्हारा 298 केल्विन में है, तो वही इजी वाला इक्वेशन यूज करेंगे, 0.0591 डिवाइडेड बाय m log concentration of product by concentration of reactant, ठीक है, ये हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना होता है, ई नॉट सेल का वैल्यू होता है तुम्हारा 0, इस केस में 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है 1 है यहाँ पे। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.2 मोलर दिया हुआ है, 0.2 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है 0.02 मोलर दिया हुआ है, 0.02 मोलर दिया हुआ है। फाइन, तो यहां से हमें ये सोल्व करना है, राइट। कैसे सोल्व करेंगे इसको, एक सेकंड, हमने कंसंट्रेशन शायद थोड़ा सा गलत लिया है, 0.2 और 2 मोलर था, 0.2 और 2 मोलर, 2.0, यहाँ पे अगर ऐसा 0.02 से नहीं कर सकते, ठीक है ना, 2 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे करके देखते हैं क्या आता है, माइनस 0.0591 लॉग, ठीक है। क्या मैं इसको 2/20 लिख सकता हूँ, 2/20 मतलब 1/10 ही हो जाएगा, 1/10, isn't it? ये इसको 10 टाइम्स जाएगा, राइट। फाइन, तो 1/10 बेस 10, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0.0591 लॉग 10 टू द पावर -1, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा, बेस
10। अभी क्या होगा, ये पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा -0.0591, सामने पावर मल्टीप्लाई हो गया -1 और इसके साथ log 10 बेस 10, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 0.0591 वोल्ट आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस बार ईएमएफ कितना मिला है हमें 0.0591 वोल्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो नहीं होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जीरो होगा जब भी हम सेम इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड में अगर लेंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन जहां पे सेम इलेक्ट्रोड दोनों तरफ में प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ इसके अलावा अच्छा ऑलवेज रिमेंबर कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल, हमेशा याद रखना ईएमएफ ऑफ सेल विल डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल कितने कंसंट्रेशन में आयंस है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन कितना है दोनों कैथोड और एनोड का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों हाफ सेल में कितने कंसंट्रेशन है और टेम्परेचर। टेम्परेचर तो जनरली जो मैंने तुम्हें बोला जनरली 298 केल्विन ही दिया रहेगा, इसको हम लोग ऑलरेडी कांस्टेंट मान के ये फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होता है देन लेट मी टेल यू वन थिंग वंस अगेन, ये फॉर्मूला हम लोग यूज तब नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है एट टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन नहीं होता है वी विल नॉट बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन जो कि पहले आ चुका है। ठीक है, जो कि एसएक 2019 में आ चुका है, 2019 में। चलो करके देखते हैं 2019। Question number 3. Find the EMF of the cell. Find the EMF of the cell at 298 Kelvin. Chromium Cr3 plus. Concentration कितना दिया हुआ था? ओके, इस बार यहाँ पे क्या दिया है? कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया है। ठीक है, कंप्लीट सेल रिएक्शन दे दिया है हमें 2Cr plus 3Fe 2 positive 0.1 molar and 2Cr 3 positive 0.01 molar plus 3Fe। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया है 2019 में। ठीक है, यहाँ पे और कुछ चीजें दे दिया गया है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज -0.74 वोल्ट एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज, आयरन कितना दिया है -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट। फाइन, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। राइट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे ई सेल निकालते हैं। चलो ई सेल सॉल्यूशन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो सेल को देखने से पता चलता है, ठीक है ना, कैथोड कौन सा होगा, कैथोड आयरन होगा, लेकिन कैथोड आयरन होगा तो आयरन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, ऐसा लिखते हैं। चलो ई नॉट Fe2 plus Fe equal to माइनस ई नॉट Cr3 plus से Cr। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज -0.44 वोल्ट माइनस क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है -0.74 वोल्ट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ से देखो -0.44 इधर माइनस इंटू माइनस प्लस 0.74 दैट विल बी इक्वल टू प्लस 0.30 वोल्ट। तो यहाँ पे हमें इस सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ मिल रहा है हमें 0.30। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें मिल चुका है। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तुम लोग हाफ सेल रिएक्शन लिख लेना, तब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, क्रोमियम ब्रेक होता है। राइट, क्रोमियम किसमें ब्रेक हो रहा है? Cr3 प्लस में ब्रेक हो रहा है और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है। फाइन,
एंड क्या कर रहा है एट द सेम टाइम तुम्हारा आयरन Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बना रहा है Fe बना रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है दोनों पे जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है सेम नहीं है। क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना पड़ता है, बिकॉज हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं। फाइनल जो सेल रिएक्शन होता है इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का टर्म है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम नहीं लिख सकते, हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है हाफ सेल रिएक्शंस में से, ठीक है। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैंसिल करेंगे, अगर मैं पहला इक्वेशन को, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और रिडक्शन रिएक्शन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3Fe2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस 3Fe। ये करने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर हो गए, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होगा, हम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। तो इससे अपन कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 2Cr प्लस 3Fe2 पॉजिटिव गिविंग अस 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 3Fe। ध्यान से देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट शेयर्ड इज 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, राइट, 3 नहीं 2 भी नहीं, यहाँ पे हो रहा है 6, 12 मत लिख देना, इधर का 6 इधर का 6 ऐड मत कर देना, ठीक है ना। यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 6, बात समझ रहे हो, n का वैल्यू हो गया 6, फाइन। तो नॉर्डस इक्वेशन में अप्लाई कर देते, सादा चीजें तो डालना ही है, राइट, isn't it, using Nernst equation। hold on, ओके, तो नॉर्डस इक्वेशन को यूज करके देखते हैं अभी क्या निकलता है ई सेल का वैल्यू, ठीक है, यूजिंग एक सेकंड, यूजिंग नर्न्स इक्वेशन, यूजिंग नर्न्स इक्वेशन वी हैव, इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखना हाँ ट्रिकी नहीं है, देखो क्या होता है यहाँ पे, यूजिंग नर्न्स इक्वेशन वी हैव, लेट्स सॉल्व इट। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल को बाय हार्ट कर लूं, ये पूरा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बेस 10, याद कर लो जितना जल्दी हो सके उतना आसान है, 0.0591 अपन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बेस 10, ठीक है, ओके। अभी ध्यान से देखना क्या होता है, ई नॉट सेल कितना मिला हमें, प्लस 0.30 वोल्ट, प्लस 0.30 माइनस 0.0591, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 6 प्लस 6 12 इलेक्ट्रॉन्स, अरे नहीं यार 6 प्लस 6 12 में 6 इलेक्ट्रॉन है, वही तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6, ओके। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.01 मोलर, 0.01, ठीक है, मोलर। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, 0.1 मोलर, ठीक है। अब ये एक चीज देखो यहाँ पे, पिछले सेल रिएक्शंस में, पिछले जितने भी क्वेश्चन हमने किया उसमें कहीं पे भी कोफिशिएंट नहीं था, कोई भी स्पीशीज के सामने कोफिशिएंट नहीं था, इस बार है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट क्या करता है, तुम्हारा कंसंट्रेशन के टर्म का पावर रेज करता है, ठीक है ना, हमें इसको पावर में लिखना होता है। अभी तुम्हारा क्रोमियम का कंसंट्रेशन कितना दिया, 0.01, तो इसके सामने क्या है, एक 2 है, तो 2 बनेगा इसका पावर, ठीक है, 2 इसका पावर बनेगा। एट द सेम टाइम 0.1 आयरन का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, सामने कितना लिखा है 3, ये बनेगा तुम्हारा आयरन का पावर, ठीक है, कंसंट्रेशन का पावर, ठीक है। अभी आगे करते हैं, चलो, प्लस 0.30, इसको 0.06 लिख देते हैं, आसान होगा, अपन 6, ठीक है, लॉग बेस 10, 0.1 मतलब 1/10 होल क्यूब लिख सकते हैं, 1/10 होल क्यूब का मतलब होता है 1/1000, राइट। इसमें क्या है 0.01 मतलब 1/100 का होल स्क्वायर, 1/100 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा
अरे 10,000 हो जाएगा, 4 जीरोस आ जाएगा राइट, 100 into 100, ठीक है। इधर लिखते हैं, शायद नीचे बोर्ड में नहीं आ रहा है राइट, ठीक है। सामने लिखते हैं E cell is equal to plus 0.30। अब यहाँ से देखो माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 6 है, तो यहाँ पे क्या मैं माइनस 0.01 नहीं लिख सकता हूँ, 0.01। फिर इधर देखो, इधर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 10,000 नीचे आ जाएगा, isn't it? log 1000 by 10,000, isn't it? इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 0.30 माइनस 0.01 log, देखो 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 ये 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 to the power -1, isn't it? तो ये -1 सामने आ जाएगा, प्लस 0.30 -1 सामने आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.01 log 10/10, इसका तो वैल्यू 1 ही होता है, isn't it? ठीक है, तो आंसर यहाँ से आता है तुम्हारा प्लस 0.31 वोल्ट, ठीक है। तो दिस इज द EMF of this cell, EMF of this chromium iron cell, 0.31 वोल्ट। And I hope it's very clear to all of you। इसके बाद तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, राइट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो तुम नहीं कर पाओगे, isn't it? तो काफी सिंपल था लर्न्स इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ एक चीज याद रखना, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया है, ठीक है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर 298 केल्विन नहीं दिया है, वी विल नॉट बी यूजिंग दिस लर्न्स इक्वेशन, ठीक है ना, ये हम यूज नहीं करेंगे। कब यूज करेंगे, अगर टेम्परेचर 298 केल्विन दिया है तो, ठीक है। एंड 298 केल्विन की जगह में सेल्सियस में भी दे सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, वो भी सेम है, ठीक है। हमें कन्वर्ट करना होता है टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। So this is it for today. In the next lecture we will be learning about different laws of Faraday, ठीक है, कोलराज का एक लॉ है वो भी सीखना है। इसके बाद further videos में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ेंगे। Alright, then see you in the next video. And yeah, one more thing, I didn't say it in the previous lectures. You'll be getting all the notes in our GIIL app, ठीक है। वो ऐप तुम लोग को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और वहाँ पे अगर तुम लोग जाते हो तो इन सब चीज़ों के नोट्स वहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ से ले लेना सारे नोट्स, ठीक है। See you in the next class, bye bye।